अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, उसी दौरान एक बहुत मेजर और बड़ा अनाउंसमेंट मथुरा के लिए होने जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब जब रास्ता साफ हुआ है, तब उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी शायद मिलकर एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार वृंदावन में बड़ा कॉरिडोर कान्हा का बनने जा रहा है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो रही हैं और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मथुरा में मौजूद हैं। अब जब कोर्ट की क्लियरेंस हुई है तो कान्हा कॉरिडोर कितना बड़ा और व्यापक होगा और अयोध्या, काशीपुरी और अब किसकी बारी? मथुरा की। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले वृंदावन में कान्हा कॉरिडोर बनने के लिए जो आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें तमाम राइडर्स लगाए हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर अनुमति मिल गई है और अब कान्हा कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। ज़मीन अधिग्रहण से लेकर बनाने से लेकर और इसके सौंदर्यीकरण तक तकरीबन 1000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। अब जब अयोध्या और काशी का काम पूरा हो गया है तो अब मथुरा की बारी आई है और मथुरा में विशेष तौर पर वृंदावन के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार कान्हा कॉरिडोर को पूरी तरह से विकसित करना चाहती है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मथुरा का भ्रमण कई बार कर चुके हैं और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा नगरपति कान्हा के लिए एक बड़े कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया अब बस कुछ वक्त बाद शुरू होगी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को बजट एलोकेशन करना है। उम्मीद यह की जा रही है कि जो अभी नवंबर के अंतिम सप्ताह में इसी माह उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अमाउंट फिक्स करने जा रही है जहां पर कान्हा कॉरिडोर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। यानी अयोध्या, काशी, नाउ मथुरा। क्या मथुरा भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है? बहनों भाइयों, राजनीतिक दल कोई भी काम बिना पॉलिटिकल इंटरेस्ट के नहीं करते हैं, क्योंकि आए ही राजनीति करने हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई कल्चरल पार्टी नहीं होती जो सोशल और कल्चरल इशूज़ को रेज करे। हर राजनीतिक दल का एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है जिसको वो आगे बढ़ाती है। तो बीजेपी ने इन सभी जगहों पर एक बड़ा रिलीजियस वातावरण बनाने के लिए एक व्यापक तैयारी की है। आप पिछले दिनों अयोध्या में हुई एक कैबिनेट की बैठक को याद कीजिए। बहनों भाइयों, समाज में और सरकार के काम से हमको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। फैसलों को सिर्फ देखना या पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं तो उसके निहितार्थ क्या हैं और उसके दूरगामी परिणाम क्या है। आपको ध्यान होगा कि एक और फैसला लिया गया, लेकिन दीपोत्सव की खबरों के बीच वो फैसला दब गया। 16 तीर्थ ट्रस्ट बनाने का ऐलान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। 16 तीर्थ ट्रस्ट, इसमें विभिन्न जनपदों में फैले हुए जो तीर्थ स्थल हैं उनका सरकार किस तरह से पुनरुद्धार करे और एक व्यापक बड़ा स्वरूप, आकर्षक स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए। सबके लिए एक रोल मॉडल काशी वाराणसी में बाबा भोलेनाथ का कॉरिडोर है। अब विंध्याचल में बन रहा है, अयोध्या तो सर्वश्रेष्ठ बनकर तैयार हो रही है, तो अब बारी है वृंदावन की, मथुरा की। तो क्या ये 2024 के लिए भी और उसके बाद भी बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होगा? क्योंकि ये कॉरिडोर कोई 1-2 दिन में तो तैयार होगा नहीं, बनने के लिए भी 3 साल कम से कम चाहिए होंगे। तब तक क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश की असेंबली का चुनाव। तब तक इन 16 जो ट्रस्ट बनाए गए हैं इन जगह भी व्यापक पुनरुद्धार का काम होगा। यानी एक मैसिव मेगा प्रोजेक्ट रिलीजियसली यूपी की सरकार काम कर रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। कभी कभी चुनाव की वजह से या दूसरे आकस्मिक माध्यमों की वजह से, मुद्दों की वजह से इस तरह की डिबेट्स रह जाती हैं, लेकिन हमें इस पर सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए
कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका पॉलिटिकल यूज क्या होगा, विपक्ष इसकी तैयारी कैसे करेगा और इसको बीजेपी से निपटेगा कैसे। कुछ बयान सुने आप। प्रदेश में मथुरा में प्रधानमंत्री जी के आगमन पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। बहुत समय से लोगों की डिमांड थी कि जिस कदर वहाँ पर भीड़ उमड़ती है दर्शनार्थियों की, तो दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थित इंतजाम होने चाहिए। उस दिशा में सरकार तेजी के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। मथुरा तो भाई चुनाव 2024 आ रहा है, तो कभी मथुरा कभी काशी, तो वो तो उनके एजेंडे में है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। और उसी एजेंडे के तहत वो 22 जनवरी को अयोध्या भी आ रहे हैं। तो अब उनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। जनता बाखूबी समझ चुकी है धर्म के आड़ में हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे अधिकार को छीन रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, गोविंद खंडवाल जी हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं, जाने माने समाज सेवी हैं, और गौरांग दास महाराज जी धर्मगुरु हैं, वृंदावन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, और क्या ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 1000 करोड़ का खर्च करने का आकलन कर रही है और अब आप वृंदावन में कान्हा कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सही है अथवा नहीं? देखिए ब्रजेश जी, योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा एक आपराधिक राज्य, एक पिछड़े राज्य, एक पलायन करने वाला राज्य के रूप में चिन्हित होता था। योगी जी के आने के बाद से हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, साथ ही साथ हमने उद्योगों का रास्ता प्रशस्त किया। इसके साथ बहुत बड़ा एक तबका जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश आज पर्यटन के में शीर्ष पर आ गया है। पहले लोग सिर्फ ताजमहल देखने यूपी के अंदर आते थे, अब अयोध्या की भव्य दीपावली, बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, साथ ही साथ अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हमने पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास किया है और लगातार कर रहे हैं। कई योजनाएं चल रही हैं। इसी तरीके से विंध्य धाम कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरीके से चित्रकूट धाम कॉरिडोर बन रहा है। नैमिषारण्य में जो है धाम विकास तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से तमाम जो हमारे सांस्कृतिक, हमारी आध्यात्मिक कला और कृति और शिल्प के जो केंद्र हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको सुदृढ़ करके वहाँ पे आधारभूत संरचना करके वहाँ पर जो श्रद्धालु और जो दर्शनार्थी या जो पर्यटक आते हैं उनकी व्यवस्था अच्छी करके एक अभूतपूर्व पर्यटन के रूप में, हमने सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में बड़ा एक जो है काम किया है, जिससे कि हमारे प्रदेश की आय भी बढ़ी है। क्या आप हमारे ये कहना उद्योगों को भी इससे फायदा मिला है, कुटीर उद्योगों को फायदा मिला है। 2024 और 2027 का एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं? अब मेरा ये मानना है ब्रजेश जी की जो भी पार्टी आती है वो अपनी छाप डालती है। समाजवादी पार्टी आई थी तो दंगाई, आतंकवादी और अपराध की चर्चा होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से विकास की चर्चा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा हो रही है और अयोध्या और काशी के और मथुरा के विकास की चर्चा हो रही है। परसेप्शन हमारी सरकार ने बदला है। हम जनता के सुविधाओं के लिए और देश के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको हम जमीन पर उतार रहे हैं। क्या अयोध्या के फौरन बाद अब मथुरा आपका पॉलिटिकल एजेंडा है? हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो पूरा देश है ब्रजेश जी। हम जनता के विकास के लिए, अपने धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको विकसित करने के लिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मीराबाई जी की 525वीं जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री जी ब्रज रज उत्सव जो चल रहा है इस समय कान्हा के क्षेत्र में, ब्रज में, वहाँ पर वो आने वाले हैं। जो मेरे पास जानकारी है कि कल 525वीं जयंती पर मीराबाई के वहाँ पे एक डाक टिकट और एक सिक्का वहाँ पर जारी होगा। प्रधानमंत्री जी जो के बारे में जानकारी ये भी मिल पा रही है कि वह जो है राम कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी जाएंगे। तो शुक्रिया आलोक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए उनके चिंतक
दीपक मिश्रा मौजूद हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कोई रिलीजियस पॉलिटिकल एजेंडा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिसको अपोजिशन डिकोड नहीं कर पा रहा, जिसका जिक्र मैं अभी कैबिनेट की मीटिंग्स में लिए गए निर्णय और ये 1000 करोड़ रुपए से कान्हा कॉरिडोर, ये क्या आप लोग इसको ऑब्जर्वेशन में कर रहे हैं कि ये कर क्या रही है बीजेपी? दो बड़े सूत्रवाक्य के साथ आदरणीय ब्रजेश जी, धर्म दीर्घकालीन राजनीति, राजनीति अल्पकालीन धर्म है, लेकिन जब धर्म और राजनीति का अविवेकी मिलन होता है, सत्ता जनित और संकुचित सोच का मिलन होता है, तो दोनों समाज के और संस्कृति के लिए भयावह सिद्ध होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का धर्म के साथ जो मिलन है वह पूर्णतः संकुचित और सत्ता जनित है। उदाहरण के तौर पर आप ये बताइए, ठीक है, बढ़िया है, मंदिर बने, उत्सव हो, अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ दीनदयाल जी के उस कथन को क्यों भूल जाते हैं कि सरकार अपने निकम्मेपन को, अपनी कमजोरियों को, आर्थिक सवालों पर अपनी विफलता को छुपाने के लिए बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करती है। आज दीनदयाल जी की इस कसौटी पे भाजपा अपने को देख ले। और दूसरा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था हमारे विद्वान भाजपा के साथी को, उन्होंने क्या दर्प के साथ उन्होंने कहा कि महाराज मोदी के युवराज योगी जी के शासनकाल के पहले उत्तर प्रदेश आपराधिक राज्य था। महोदय, कल्याण सिंह जी के सरकार के दौरान भी क्या उत्तर प्रदेश आपराधिक था? राजनाथ सिंह जी जो आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं, क्या वह अपराधियों के संरक्षक थे? तो ऐसा न करें। मैं फिर कह रहा हूं, सच घटे या बढ़े, सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। तो कान्हा कॉरिडोर बने? बिल्कुल बनना चाहिए, स्वागत है, लेकिन कान्हा कॉरिडोर के पहले कान्हा को जो पूजते हैं उनको पूजने लायक तो बना दीजिए। आज हमारा उत्तर प्रदेश का सेवायत समाज और गोस्वामी समाज, मैं फिर बता रहा हूं मान्यवर, आज हमारा उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में वही गए हैं। हमारा उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, कान्हा का उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, राम का उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 32वें स्थान पर है, बिहार से थोड़ा सा ऊपर। क्या ये आईना नहीं देखना चाहिए? और मैं तो फिर कह रहा हूं मान्यवर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को भी संकुचित कर दिया है। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है। स्वागत करेंगी आप सरकार के इस मेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट का? देखिए, उत्सव धर्मिता हमारे समाज की और हमारे भारतीयता की परिचायक रही है। मैडम, ये उत्सव नहीं है। नहीं, बता रही हूँ मैं, उत्सव धर्मिता जो हमारी है, ये उत्सव नहीं है, लेकिन उत्सव बना के पेश करने का जो राजनीतिक एक दुश्चिंता के रूप में हम विचारों को रख सकते हैं, उस रूप में जो लाया गया है उसकी बात कर रही हूँ। बड़ी बातें हैं, बिल्कुल, धर्म के नाम पे जो चीजें हम कर सकते हैं, सबका व्यक्तिक है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, उत्सव भी होने चाहिए। अभी मैं अगर पूछूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है, भाई जिसके ऊपर इतना कर्ज है, इस मुद्दे पर आपका सपोर्ट है या विरोध है? मैंने कहा कि धर्म के मसले पर जब हमें धार्मिक आजादी संविधान देता है, होना चाहिए, लेकिन सर्वधर्म संभाव के साथ। मैं हमेशा कहती हूं, अभी हमारे आलोक भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें अयोध्या को लेकर कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, अयोध्या को इतनी बेहतर तरीके से जानते हैं, आप बता दीजिए, कल परसों और 4 दिनों में कुछ और महोत्सव होने वाले हैं, क्या आपको पता है? मात्र राजनीति करने के लिए अयोध्या का नाम मत लीजिए, अयोध्या को जानिए और जीना सीखिए, क्योंकि राम को जीना और कृष्ण को जीना। अगर हम कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण की बात आप करेंगे, कोई स्टडी कर रही हैं आप? नहीं, मैं अयोध्या से हूं, और जिस तरह से आम जन जिस तरह से परेशान है, बच्चा परेशान है, उसकी ये लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग दिए की तेल से निकालती है गर्भिणी स्त्री, उसको नहीं देख पाएंगे। मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं है? बिल्कुल खुशी, किसको खुशी नहीं है, किसको खुशी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, जब राजनीतिक कुत्सित विचारों के द्वारा वर्ग विशेष में उन्माद फैलाने की साजिशन कोई कोशिश हो, उस पे रोक लगनी चाहिए। क्या कॉरिडोर बनवाना या तीर्थ ट्रस्ट तैयार करना, बनारस में कॉरिडोर बना, एक तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, पुनरुद्धार करना, क्या ये उन्माद की श्रेणी में नहीं? हमारे कान्हा तो सोचिए, मथुरा से वृंदा के हर वृंदावन के कोने कोने में, कण कण में पर्याप्त हैं। कहां कहां ये बनाएंगे कॉरिडोर? हमारे कान्हा को कितना बदल दिया बीजेपी ने आप लोगों ने? नहीं, हमारे कान्हा को पा सकते हैं क्या? ये लोग एक्चुअल में जंगल में हर प्राणी तो मुझे कई बार डाउट होता है कि बीजेपी वालों से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस। ब्रजेश जी, मेरी बात बस आने दीजिएगा। जिस कान्हा ने, धर्म सबका है, आपका हमारा, धारते इति धर्म, हम धारण करते हैं उसको, और आप जानते हैं जिस कान्हा ने कण कण में पर्याप्ति बताई थी परमात्मा की, उसको कॉरिडोर में लाके समेटने की कोशिश करने दीजिए इनको। कान्हा, मैंने कहा अयोध्या की बात आपने की थी, बनारस में
बहुत से एक लोगों को। पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या आप लोगों को इसका आकलन है? जी बिल्कुल, जब हमने बनारस कॉरिडोर देखा था जहां पे गंगा की बहती हुई धारा हर भारतीय की परिचायक थी, वहां भी जीएसटी लगा दिया गया। और फिर क्या कॉरिडोर हुआ में देखिए, कैसे बनारस लोगों और को- आसपास लहर, बीजेपी कब्जा, नहीं आप लोग देखिए, गायब। ब्रजेश जी मैं इसी दुश्चिंता के अयोध्या, कारण- बीजेपी, मैं आ आसपास रही हूँ। कब्जा, आप लोग गायब। नहीं, कोई कब्जा नहीं ये है। भ्रम है, अब दूर हो भ्रम है। राजनीतिक कब्जे की बात अब कर रहा ये हूँ मैं, भ्रम कोई है, दूर जमीन हो कब्जे जाएगा। की बात नहीं नहीं, कर ब्रजेश रहा जी। हूँ। दीपक जी, ब्रजेश जी। थोड़ा सर सुनने की क्षमता विकसित करो सर। ब्रजेश जी, बोलिए सुधा जी। एक्चुअल में जो एक होता है ना इंद्रजाल, ये इंद्रजालिक चीजें रच तो सकते हैं, लेकिन बहुत मैं उसको आपको जो continuation दिखाना में- चाहता हूँ कि दूर क्या होने जा रहा है, आप क्या उसको दूर कुछ नहीं होने वाला है ब्रजेश जी। ये जो राजनीतिक रूप Thank से you. धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे जनता का भ्रम टूटा हुआ है, टूटेगा। ऑलराइट, मैं गौरांग दास महाराज जी की तरफ चलता हूँ। थोड़ा आप लोग से पॉलिटिकल डिबेट हो गई है, तो उनसे थोड़ा ग्राउंड की स्थितियाँ समझी जाएं। वृंदावन में क्या चल रहा है, वृंदावन के लोग क्या चाहते हैं, यूपी सरकार क्या चाहती है। महाराज जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और हम सबको ये बताइए कि वृंदावन के लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, और जो कुछ भी एक्टिविटी वहाँ चल रही है, क्या आप लोग उसके सपोर्ट में हैं? तो राधे राधे। आप सबने जो आज डेबिट जो रखी है, वो सबसे विशेष कार्य है कि कॉरिडोर कैसा होगा, कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए, नगरी है और कृष्ण की नगरी के अंदर क्या आज माना कि परिवर्तन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से भक्तों का भाव बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से वृंदावन के अंदर लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन एक छोटी एक नगरी है, भक्ति के हिसाब से तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही बड़ी है, लेकिन आज थोड़ा सा विकास होना जरूरी है। लेकिन विकास इतना हो कि हम अपनी जो सुंदरता, जो नेचुरलिटी, जो चीज जो कृष्ण के समय से चल रही है, 5575 साल पहले से जो चलती हुई आ रही है, जो सतयुग से भी चलती हुई आ रही है, वो संस्कृति हमारी बनी रहे। आप ये देखिए कि हमारा ये है कि आज के समय के हिसाब से कि जो भीड़ हुई है और कई सारे जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसमें योगी सरकार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हृदय से और बहुत धैर्य से जो भी निर्णय करती है वो बहुत अच्छा है। तो कॉरिडोर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उसके अंदर जो कुंज गलियां हैं, जो यहाँ के ब्रजवासी जन हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वृंदावन जो है ब्रजवासियों से है, ब्रजजन से है। बाहर के जो यात्री है वो केवल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिनका हृदय जो शुरू से जुड़ा हुआ है ब्रज की गलियों से, जहाँ पर स्वयं कृष्ण जो हैं, स्वयं राधा रानी जो हैं, स्वयं ब्रजजन जो हैं, ब्रज गोपी जो है, जो जहाँ पर भ्रमण करी हैं। आज आप शास्त्रों के अनुसार भी अगर आप देखते हैं तो भागवत जी के 18वां जो श्लोक है और जो गर्गाचार्य गर्ग संहिता, उसके अंदर भी गर्गाचार्य जी ने अपने महाराज जी, आपने देखा होगा कि काशी कॉरिडोर आपने देखा होगा जी, और एक बड़ी संकल्पना के साथ उसको तैयार किया गया, एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था और आज लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे आते हैं। अभी मैं डेटा देख रहा था आने से पहले, सावन का जो 2 महीना पिछला बीता, आप विश्वास करेंगे वहाँ पर 2 करोड़ तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ के आसपास, करीब 1.25 करोड़ लोग देश भर से पहुँचे और उन्होंने वहाँ दर्शन किया, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। मेरा मत ये है कि इन दिनों वृंदावन में अपार भीड़ आती है, और स्पेशली वीकेंड वगैरह में या त्योहारों में तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। ना वो सुविधाएं हैं और ना भक्त उस तरह से दर्शन कर पाते हैं। आपत्ति वहाँ के गोसाइयों की क्या है, उनको क्या चाहिए? अगर इतना भव्य स्वरूप बनाया जा रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, आपत्ति तो इसमें कुछ भी होनी मतलब चाहिए नहीं। ये हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र है, और भारत का जो संविधान है उस हिसाब से भी जो निर्णय लिया गया है वो गलत तो सर नहीं कोर्ट है। क्यों गए ये लोग? फिर कोर्ट गए थे क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी जो ब्रज की भूमि है, जो सुंदरता, जो नेचुरलिटी है वो खत्म नहीं हो। अब ब्रज रज जो है वो खत्म नहीं हो, वृंदावन के अंदर जो महक है वो खत्म नहीं हो। आज आप देखिए, बाहर से जो व्यक्ति आ रहा है, वृंदावन में घर बना के रह रहा है, लेकिन उसने जो परिवर्तन करा है, जो कच्चापन है, जो यहाँ का जो एक
जो गोबर का, जो गाय का, ठाकुर जी ने गैया से ही प्यार करा, वो गैया के जो हर एक चीज, चाहे वो उसका दूध हो, उसका लेकिन मक्खन हो, महाराज चाहे जी उसका गोबर से या कच्चे स्वरूप से मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, इस यथार्थ को आप लोग स्वीकार कीजिए। नहीं, हम इसको स्वीकार रहे हैं। हम लोग सरकार के विपरीत में नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन हम केवल इतना सा चाह रहे हैं कि जो इसकी जो कुंज गलियां हैं उसको छेड़ा ना जाए। कुंज गलियों के सिवा जो आप ऐसा, मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कुछ हो थीम, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के इंजीनियर है, जिसमें कुंज गलियां भी शामिल हो, और साथ में जो इनका जो प्रोजेक्ट है, अभी जो आज मैंने, जैसे आप प्रिपरेशन करके आए हैं, मैंने वो प्रोजेक्ट का पूरा मैप जब देखा तो उसके अंदर जो फुलवारी जो लगाई है, या फिर कहीं पर जो यमुना जी से जो एक साइड लिया है, 3 साइड से जो ओपन है, 3 साइड के जो द्वार दिया गया है, उसमें मेरा बस मानना यह है जो 22 जो कुंज गलियों का जो साथ है वो संगम भी साथ में रहे, क्योंकि बाहर का जो व्यक्ति आ रहा है, वो एक इन धार्मिक और पारंपरिक मुद्दों को जरूर सरकार को ध्यान रहना चाहिए, ताकि आप लोग की दूसरा मैंने देखा और काफ़ी लोगों से बात भी पिछले दिनों की है, और डिबेट करने से पूर्व भी मैंने बात की है। जो सेवायत कम्युनिटी है, बेसिकली जो वहाँ का गोसाई समाज, उसको लगता है कि उसके हक और अधिकार उसमें बहुत कटौती होगी, ऐसा महसूस करते हैं क्या आप लोग? नहीं, हक और अधिकार देखिए, वो केवल जो उनकी पीढ़ी से पीढ़ी जो चलता हुआ आ रहा है, वो केवल देख उनको ही रहे हैं। लेकिन आज का जो योगी सरकार ने, जो हमारी बीजेपी सरकार ने, या ये भी कहूँ जो मुद्दा लेकर जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य भी होना जरूरी है। तो थोड़ा सा मेरा मानना यह है कि अब सब निर्णय एक तरफ है। मैं मेरे मन का एक भाव आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आप मेरे उस भाव को भी ना समझेंगे। हम लोग पब्लिक की तरफ देख रहे हैं। अगर कॉरिडोर बनता है तो जो यहाँ के जो श्री कृष्ण के समय के जो वानर सेना है, जो बंदर है, वो कहाँ पर होगी जाएगी? वो भी तो स्वयं ठाकुर जी के ही तो समय की है। और जहाँ आप ये देखिए, वो जीव जंतु कहाँ पर होंगे जाएंगे, क्योंकि सब चीजें तो अपने हिसाब से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन कितना हमारे लिए सही हो रहा है। आपका शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार और सुझावों को भी सम्मिलित करूंगा। जी, सत्तारूढ़ दल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सरकार भी सुन देख रही होगी, प्रशासन भी सुन और देख रहा होगा। आप लोग जो बेहतर सुझाव दे सकते हैं वो जरूर दें, मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरे साथ गोविंद खंडवाल जी मौजूद हैं मथुरा से। गोविंद जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बांके बिहारी कॉरिडोर अब ऐसा लगता है कि सरकार की संकल्पना का हिस्सा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी मिल गई है। आप लोग इसकी आवश्यकता को और इसके उपयोग को और इसके निर्माण को कितना ज़रूरी मानते हैं, और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन का इतिहास काशी और अयोध्या से अलग है। वृंदावन का महत्व, वृंदावन में जो भक्त आते हैं वो वृंदावन की कुंज गलियों को देखने आते हैं। वृंदावन केवल एक बिहारी जी का मंदिर नहीं है, वृंदावन सप्त देवालयों का शहर है। यहाँ पर जो सप्त देवालय हैं उनका भी विकास साथ के साथ होना चाहिए। और जो सरकार चाहती है, क्राउड मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन उस सुविधाओं को करते हुए, उस तड़क भड़क में जाते हुए हम कहीं ऐसा ना करें कि अपनी प्राचीनता को खो बैठे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें यहाँ चकाचौंध नहीं चाहिए। हमारे बिहारी जी जो है वो बाल स्वरूप में है। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, कोई चकाचौंध क्यों नहीं चाहिए? आप देखिए काशी कॉरिडोर, आप देखिए गोविंद जी, आप पाएंगे वहाँ आकर्षण भी है और बहुत लोग भी आ रहे हैं। 2 मिनट बात सुनिए, 2 मिनट पहले मेरी बात पूरी हो रही थी, फिर आप बोलिएगा। जैसे कि आप कहीं भी देखें, वृंदावन में बिहारी जी का जो स्वरूप है बाल स्वरूप है। यहाँ जो भक्त आते हैं वो बिहारी जी को या तो अपना बेटा मानते हैं, कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना पिता तुल्य मानता है। जैसे कि वृंदावन में जब जन्माष्टमी होती है तो कोई भी ये नहीं कहता किसने जन्म हुआ है, लला का जन्म हुआ है, लल्ला का जन्म हुआ है। इसी तरीके से जब रक्षाबंधन आती है तो पूरे देश और दुनिया से वृंदावन में बिहारी जी पर राखियां आती हैं, क्यों? वो अपना भाई मानते हैं, वो ले लीजिए अपना भाई मानती हैं बिहारी जी को। तो एक भाव स्वरूप है। यहाँ की व्यवस्थाएं और जगह की व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है। यदि सरकार चाहे, सुलखान सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर का 66% एरिया
वेस्टेज पड़ा हुआ है, सरकार उस पर कुछ क्यों नहीं काम करना चाहती है? सरकार का ऐसा ध्येय है केवल पीआर लाना है, केवल चकाचौंध लानी है। आप एक बात समझिए, मेरे बिहारी जी के गर्भगृह में आज भी जो है दीप स्तुति है, लाइट नहीं होती है, बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? कि लाला की सेवा जो पौराणिकता से होती आई है तो आज भी हो रही है। तो इन सब चीजों का हमें विशेष रूप से चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है वृंदावन का? बिल्कुल हो रहा है सर, कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो किसी भी काम को करती है उसका केवल और केवल पीआर होता है। मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे। नहीं, पिछली सरकारों में मैंने देखा जब भी वृंदावन के अधिग्रहण की बात आई तब आप लोग अपोज करते थे, आप ही लोग गए पिटीशन लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब तो पिटीशन अलाउ भी सरकार ने को कर दी गई है वहां पर काम करने के लिए। तो अब आप लोग को कंप्लेंट किस बात की है? अब तो कोर्ट से भी अप्रूवल हो गई। कंप्लेंट इस बात की है, हमें कुंज गलियों से मतलब है। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कुंज गलियों का नष्ट ना हो, जो वृंदावन की धरोहर है उनका नष्ट ना हो, जो आगे प्लान बने, जो वृंदावन के 7 सप्त देवालय हैं उनको ध्यान में लेकर दृष्टिगत लेकर बने। अगर केवल आप एक मंदिर को दृष्टिगत रख के बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत निर्णय होगा सरकार का। ये आपकी ओपिनियन है या वृंदावन के लोग ये समझते हैं? एक हासी नहीं है केवल एक मंदिर हो, ये अयोध्या नहीं है केवल एक मंदिर हो। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, जिसमें कि सप्त देवालय जो कि हजारों साल पुरानी है। जो बात आप मुझसे कह रहे हैं, क्या ये बात आपने अपनी सांसद से, अपने एमएलए से कही है? जी, मैंने अपने एमएलए से, हमारी पूरी टीम ने, हमारी सांसद से, और तो माननीय हाई कोर्ट में हमने रिटन में दिया है, पूरा मैप बना करके मैनेजमेंट के लिए, ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, आप शुरू करवाए, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यवस्था बनाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी जो स्थिति है वो उसमें पीआर कम मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो चाहती है, शासन प्रशासन जो चाहता है वो पीआर चाहता है। सर आप तो बीजेपी में हो, आप किससे पीआर की बात कर रहे हो? आप पार्टी पे, संगठन में कह दो। अच्छा, सब कुछ कह चुके सर, जब हम हाईकोर्ट में लिखित में दे चुके हैं, और इससे ज्यादा हम क्या कहें आप बताइए। जी, हमारे साथ गोविंद जी बने रहिएगा, आलोक जी से फिर बात करेंगे। पहले वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ, फिर आपने जो जो क्वेरी की है सब पर आलोक अवस्थी से इस पर पूछेंगे। रूलिंग पार्टी के हैं और आप लोग एक ही पार्टी के हैं तो बेहतर वो आपको गाइड करेंगे। तो वीरेंद्र जी आप मुझे बताइए, क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा? बिल्कुल, देखिए, भाजपा की जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में पहली बार बनी तो उसने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम शुरू किया था। उसमें उस समय तब राम मंदिर बना नहीं था और वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था राम मंदिर का, लेकिन अब राम मंदिर बन गया है और लगभग उसकी तैयारी पूरी है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। राम मंदिर के बाद खाली होने के बाद भाजपा के पास कृष्ण जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके सामने अभी पेंडिंग है और उस मुद्दे पर वो तेजी से काम करेंगे। पहला, उसमें कॉरिडोर को लेकर भाजपा की सरकार आई है, और जहाँ तक धार्मिक पर्यटन की बात है उसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा आप चित्रकूट भी देख सकते हैं। इसके अलावा बटेश्वर, जहाँ अटल जी का जन्म हुआ था, जहाँ वो पले बड़े, तो वो स्थान को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। हस्तिनापुर से लेकर तमाम सारी जगहों पर योगी सरकार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने में लगी है। तो उसका फायदा भी है, क्योंकि धर्म, हिंदू धर्म जो है, भारत एक धर्म प्रधान देश है और हिंदू यहाँ बहुसंख्यक में है और उनकी भावनाएं इस समय भाजपा की दोनों जगह सरकारें हैं तो स्वाभाविक तौर पर उफान पर होंगी, केंद्र में और राज्य में। और ऐसे में बांके बिहारी कॉरिडोर का अब शिलान्यास होना, उसका मूर्त रूप आने वाले वक्त में लेना, पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। काशी में पर्यटन का विस्तार भी हुआ है कॉरिडोर से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, लेकिन आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटक आगरा में आते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर मथुरा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो मथुरा के लिए ये बड़ी सौगात होगी।
लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है उसको भी एक अब नई हवा, नई दिशा मिलेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परिवहन बढ़ेगा, होटल व्यवस्था बढ़ेगी, खान पान का विस्तार होगा, विदेशी सैलानी भी काफ़ी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सियासत को भी धार मिलेगी। और आप ये देखेंगे आने वाली वक्त में कि किस तरह से यहाँ परिवर्तन होता है। ब्रजेश जी, ये कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक पटकथा तैयार हो रही है और कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गरमाएगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अगर मोदी वहां दर्शन करने जाते हैं तो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। हालांकि ये देखना होगा कल, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है वो लोकसभा चुनाव के मौके पर कृष्ण जन्मभूमि को प्रमुख एजेंडा बना सकती है और उसका हिंदुत्व कार्ड बहुत पुराना है, वो चलता रहा है। अभी प्रधानमंत्री के जाने के बाद फिर 28 तारीख से वहां पर आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपना कार्यक्रम चलाने के लिए आ रहे हैं जी। तो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था निर्माण का, उसको बीजेपी सुलझा चुकी है। अब उसके पास एक और नया सहारा है कृष्ण जन्मभूमि का। वैसे बीजेपी में एक नया गाना शुरू हुआ है कि जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे। ओके। एक नया गाना भी तुकबंदी आई है और इस पर आगे काम होगा और 2024 तक ये पूरी तरह से मैं इनको दीपक मिश्रा और सुधा मिश्रा को बता रहा था कि अलर्ट हो जाओ, लेकिन इन लोग को भी नहीं दिख रहा है। ब्रजेश जी, कृष्ण के लेकर बड़ी सारी दावे हैं राजनीति के अपने अपने। भाजपा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर आगे बढ़ती रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वो उनके पास न राम है न कृष्ण है, उनके पास अब रहीम भी है कि पता नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कृष्ण का बड़ा महत्व है और जब ये लड़ाई आएगी आगे सामने चरम पर तो देखिएगा इसमें भाजपा और सपा आमने सामने होंगी। और इस देश की सियासत में उत्तर प्रदेश में माना भी गया है कि जितना भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देती है, समाजवादी पार्टी उतने उससे टकराती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन दिनों ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं वीरेन जी, बल्कि सपोर्ट में दो और चौपाई बोल देते हैं। इनका पॉलिटिकल एजेंडा डिरेल कर दिया बीजेपी ने। देखिए, एक चौपाई तो ये है कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और कहाँ ये नेता युग। तो ये चौपाई सब नेता नगरी बनाते रहते हैं जी। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में तमाम सारे ऐसे इतिहास बने हैं जो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रहे। राम मंदिर उसमें से एक है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी हालातों से भी लड़ना पड़ता है। अगर रास्ता इतना आसान होता कुछ भी बनाने या पाने के लिए जी, तो किसी भी संघर्ष की इतनी बड़ी कहानी ना होती। तो धार्मिक एजेंडे जो धार्मिक स्थल हैं उनका भी अपना इसी तरह का कहानियां हैं। ब्रजेश जी कहते हैं कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो और जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। और राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, और रास्ते आवाज देते हैं बस अपना सफर तुम जारी रखो। और तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और भाई कृपा रघुवीर की बन गए तुलसीदास। वाह वीरेन जी, वाह, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। आप धार्मिक मसलों पर भी चौपाई पढ़ लेते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था, दर्शकों को भी आज समझ में आ गया। मल्टीपर्पज़ है वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, अपोजिशन तो इसका कोई विरोध खास तो कर नहीं रहा, लेकिन विरोध के स्वर आपकी पार्टी, आपके संगठन और आपके ही लोग कर रहे हैं, जिन्हें आप अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाए हैं।
देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर 2-3 प्रश्न दो पैनलिस्ट ने उठाए हैं, गौरंग दास जी ने और गोविंद जी ने, और दो हमारे जो परंपरागत विरोधी हैं उनको तो हम जवाब रोज़ देते हैं। मैं आज इन दोनों व्यक्तियों को संबोधित करना चाहता हूँ। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति जो है वह पौराणिक और जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं उनको विकसित करने की है। देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, साधन इन पौराणिक स्थलों पे कम होते जा रहे हैं। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय भी तमाम कुंज गलियाँ और तमाम तरह की गलियों में लोगों ने बड़ा विरोध करने का प्रयास किया। आज वही लोग तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी आमदनी दिन में 500 रुपये कमानी थी, आज वो 5000 से ऊपर कमा रहा है। वहाँ की कमाई इतनी बड़ी है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं। पर्यटक जब आ रहा है अध्यात्म से प्रभावित होकर के, तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है। किसी को अगर कहीं देखिए, आप अभी दुर्घटना हुई थी दम घुटने से मंदिर प्रांगण में। मेरा इतना कहना है हमारे मित्रों से कि मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि वह मूल स्वरूप ही वहाँ का आधार है, उसको कोई नहीं छेड़ता है। लेकिन वहाँ पर यह भी देखना चाहिए आपको कि जो व्यक्ति भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी आ रहा है, उसकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। उसको रहने के लिए, उसको उसके आने जाने का सुगम साधन हो, तो उसके लिए शौचालयों की और उसके सफाई की व्यवस्था हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि अब जो भी क्षेत्र हैं धार्मिक, वह बहुत ही सक्रिय जगहों पे हैं। उन सक्रिय जगहों का मैनेजमेंट करना, भीड़ का मैनेजमेंट करना, यह भी एक बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है जब तक कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं नहीं होंगी। और मैं अभी आपकी बात और सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता की भी सुन रहा था और समाजवादी पार्टी की भी सुन रहा था। आज सब अध्यात्म की बात कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था कि राम काल्पनिक हैं और इस मुकदमे को जो है लंबा खींचा गया था। और समाजवादी पार्टी तो कृष्ण के वंशज के रूप में कहते हैं अखिलेश यादव, और उन्हीं के पार्टी में रामचरितमानस का विरोध होता है। उन्हीं की पार्टी के अंदर जो है अभी तो ये लोग आलोक जी इतना बदल गए हैं कि ये आपको अयोध्या और मथुरा पर थीसिस दे सकते हैं। उनके हाथ और पैरों पे पड़ी हो रही है। ये आपको थीसिस दे सकते हैं, ये इतना अध्ययन कर लिए हैं अयोध्या मथुरा पे, ये अब आपको ही ज्ञान देने की स्थिति में आ गए हैं। देखिए एक, अब सुधा जी रुकिएगा प्लीज, उनकी बारी कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए जी, आलोक जी बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया था। मेरा इतना ही कहना है कि जब आप राजनीतिक विरोध करते हैं, और आज यह मोदी जी और योगी जी के माध्यम से संपन्न हो पाया है कि आज आप जो है राम राम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि जब आपका एक राष्ट्रीय महामंत्री जो है धर्म के, सनातन धर्म को गालियां दे रहा हो, हमारे भगवान हमारे उनको जो है उनको कह रहा हो कि होते ही नहीं है, पैदा नहीं होते। अरे मूल रूप से भगवान कब पैदा हुए? भगवान हमसे अवतरित हुए हैं। दीपक मिश्रा जी इस बात को जानते हैं, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव के एजेंडे। मैं ऐसा करता हूं, गोविंद खंडेलवाल जी को आउट ऑफ टर्न बुलाता हूं स्क्रीन पे। गोविंद खंडेलवाल जी को स्क्रीन पे लिया जाए और आलोक अवस्थी कहना चाहूंगा। एक सेकंड आलोक जी, मैं आपको समय दूंगा, आप बाकी बात रख लेना। लेट्स इसको डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए थे, गोविंद जी को स्क्रीन पे लिया जाए। गोविंद जी आप मुझे बताइए, आलोक जी ने जो आपको बातें बताई, क्या आपको कुछ क्लैरिटी आई? अभी 500 कमा रहे हो तो तब 5000 कमाओगे? गोविंद जी को स्क्रीन पे लाओ। सरकार कहीं भी पौराणिकता को खत्म नहीं करेगी। अभी सरकार ने मेल लगाया है, उसमें 22 की 22 गलियों का बिना करता है, उठाकर उसको एक अलग छोला मैदान बना दिया है। आप अपनी टीम सरकार से कहिए, अपनी टीम से कहिए वो आए, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठे, हम आपको मैप देंगे क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कुंज गलियों का बदलाव किस तरीके से हो सकता है, वृंदावन की पौराणिकता, धार्मिकता, सांस्कृतिकता सब बची रह सकती है। उसके लिए हमको कार्य करना होगा साथ के साथ। नहीं, उनका ये तात्पर्य है कि आप एक केस स्टडी के तौर पर काशी कॉरिडोर देख सकते हैं, वहां सुविधाएं भी बढ़ी और लोगों की आमदनी भी बढ़ी। काशी की संस्कृति और वृंदावन की संस्कृति में बड़ा अंतर है। यहाँ घर घर में मंदिर है। बिहारी जी के मंदिर के ठीक सामने एक मंदिर है जो 400 साल पुराना है। उसका 400 साल पुराना हमारे पास इतिहास है, हस्तलिखित है। क्या उसकी वो नहीं होनी चाहिए? वृंदावन में सप्त देवालय है जो वृंदावन के राजा माने जाते हैं, क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए?
क्या विकास का खाका इस तरीके से नहीं खींचना चाहिए कि वृंदावन की धरोहर भी बची रहे, वृंदावन की पौराणिकता भी बची रहे और क्राउड मैनेजमेंट भी हो, सरकार जो चाहती है वो भी हो, उसको पीआर भी मिले, हमें उसके पीआर से भी कोई दिक्कत नहीं है, अब पीआर नहीं दिए, लेकिन हम चकाचौंध नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते, जैसे महाकाल में अभी एक शंकर जी की मूर्ति बनी है बहुत बड़ी कॉरिडोर के अंदर, और उसकी बहुत सारी रीलें वायरल हुई थी। आप आलोक जी, आपने भी देखी होंगी वो रीलें कि जूते चप्पल पहन करके लोग शंकर जी की मूर्ति में खड़े होकर के रील बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि वृंदावन में कृष्ण जी की कोई ऐसी बड़ी मूर्ति लगे और उसमें आदमी जूते चप्पल पहन करके खड़ा होकर के रील। ये तो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, जो एक आप विषय उठा रहे हैं वो एक आंतरिक प्रबंधन के का विषय हो सकता है, लेकिन अगर उसका कोई सौंदर्यीकरण हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, नहीं पुनरुद्धार हो इस तरीके से हो कि देखिए सरकार क्या ये आप कैसे तय करेंगे भाई? ये तय सरकार करेगी कि कैसे विकास किया जाए? ये आप क्या हाईजैक करना चाहते हैं इसको? देखिए आप थोड़ी तय करेंगे कैसे बनेगा। वृंदावन धाम है, वृंदावन पर्यटन स्थल नहीं है। आप मुझे बताइए, आप कैसे तय करेंगे कि वहाँ क्या हो क्या ना हो? आप लोग तय करेंगे कि वृंदावन में क्या हो? वृंदावन की मूलभूत बातों को हम लोग जितना जानते हैं, क्या बाहर के लोग आकर के उतना जान सकते हैं? आप मुझे बताइए इस बात को। हमने यहाँ जन्म लिया है, अपना लगभग आधा से ज्यादा जीवन बिता दिया इस मट्टी में रह करके, हमारे पुरखों ने इस जीवन बिता दिया, तो क्या हम नहीं बता पाएंगे तो कौन बताएगा इस चीज को? तो सरकार सुनेगी ना आपकी बात, जब बनना शुरू होगा। तो अभी से आप लोग क्यों ऐसा वातावरण विकसित कर रहे हैं? जब सरकार वहां नहीं सुनना चाहती है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने जो सरकार ने जो नक्शा पेश किया है उसमें 22 की 22 कुंज गलियां विलुप्त कर दी गई है। ओके, आलोक अवस्थी जी से मैं तुरंत का कमेंट ले लेता हूं। आलोक जी, मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा, आप इनकी बात की क्लैरिटी दो। इनकी चिंताओं को आप जगह क्यों नहीं देते हो? आलोक जी धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति को एड्रेस नहीं कर सकता। जहां तक कि व्यापकता को मैं देखना चाहूँगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में एक हाथ में धर्म ध्वजा है और एक हाथ में राजदंड है। वह एक बहुत पुराने मठ के, एक परंपरागत रूप से जो मठ चला आ रहा है, जिसकी बड़ी समाज में व्यवस्था है, उसके महंत भी हैं। आज आपने देखा होगा, कभी पहले चर्चा होती थी कि मुख्यमंत्रियों के निवास पर जो है इफ्तार हो रहा है, सब हो रहा है, अब बंद हो गया है। अब चर्चा किसकी हो रही है? राम की हो रही है, काशी की हो रही है, कृष्ण की हो रही है, लेकिन और गोविंद जी के इफ्तार की गोविंद जी बोलिए। देखिए, यह इफ्तार की बात नहीं है, आप धर्म ध्वजा और उसकी बात नहीं है। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। वृंदावन के जो आप मैप पे बात कीजिए ना, सरकार किसी की विरोधी नहीं है। पहली बात कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं उन 200 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके, जिन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है एज ए ब्रजवासी, एज ए भक्त, और उसके बेटे की साइन है उनके लोगों की। वहां पर कोई भी उसका पौराणिक स्वरूप नहीं बदलने की, कोई पौराणिक स्वरूप बदलने की कोई चर्चा भी नहीं है। उसका पूरा बदला जा रहा है। क्या आप ये जो है ये बात अपनी सरकार के द्वारा लिखित में दे सकते हैं हाईकोर्ट में? जो आपने मैप लगाया है सरकार ने, क्या वो सही है या गलत है? अगर वो सही है तो आप 22 कुंज गलियों का सर्वनाश करने जा रहे हैं। आप वृंदावन की संस्कृति का, वृंदावन की पौराणिक, आलोक जी बोलिए। सरकार जो है, गोविंद जी सुन लो उनकी बात। ब्रजेश जी, सरकार जो है, ब्रजेश जी सरकार जो भी निर्णय लेती है जनता के हित में लेती है, और जो आध्यात्म के और जो पौराणिक स्थल है उनकी पुरानी संकल्पता को लेते हुए ही जो है वहां पे विकास की चीजें होती है। किसी का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसके आधार पर सरकार अपने फैसले ना बदलती है और ना ही बनाती है। किसका? गोविंद जी क्लैरिटी दो 20 सेकंड में। वहां पर 1 सेकंड गोविंद जी क्लैरिटी दो आप। वृंदावन की पौराणिकता का नुकसान हो रहा है, भक्तों की आस्था कोई नुकसान नहीं होगा। आप भ्रम फैला रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। कैसे कोई पौराणिक, कोई निधि वन को उठा कर लेके जाएगा क्या? कोई वहां बिहारी जी के और बाकी जितने मंदिर उनको कोई उठा कर लेके जाएगा क्या? क्या कोई निधि वन को किस तरह की बात कर रहे हैं आप? के ऊपर बैठ करके, अरे भाई ये सारे स्वरूप होंगे जिनके दर्शन करने लोग जाते हैं। उन दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए अगर सरकार प्रयत्न कर रही है, उसमें आपको क्यों इतराज हो रहा है?
आपका कौन सा उसमें मैं उसमें ऐतराज नहीं, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके में हमको ऐतराज है। कहना है हमारे ऐतराज उस व्यक्ति उस विषय में है जहां वृंदावन की पौराणिकता समाप्त हो रही है। ओके, आप इस बात को नहीं निकाल सकते। गोविंद खंडवाल जी, आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक सेकंड जरा, आलोक जी एक सेकंड रुकिए। गोविंद जी आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी मैं वृंदावन के भक्त हूँ, ब्रजवासी हूँ। वृंदावन के ब्रजवासियों के थ्रू हम लोगों ने एक रिट लगाई है, 200 लोगों ने मिलकर के हाई कोर्ट के अंदर। ऑल राइट। और उनको बकायदा सरकार को हमने सपोर्ट बोला है, आप कॉरिडोर बनाए, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाए कि कुंज गलियां भी बची रहे। वृंदावन की थैंक यू। मैं आपसे समय बचा तो बाकी आपके विचार सम्मिलित करूंगा। दीपक मिश्रा जी, भक्त आने वाले भक्तों का भी विकास हो। देखिए, पुनरुद्धार की वजह से क्या कुछ मूल स्वरूप में भी समस्या आ रही है? थोड़ा इन लोगों की बात समझनी पड़ेगी। ये लोकल हैं और वहाँ के हजारों साल से इन लोग का इतिहास है, तो इनकी बात को भी तो स्थान देना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल देना चाहिए और सुनना चाहिए इनकी बात। बिल्कुल। आप क्या बेस्ट कर सकते हैं ये तय कर लीजिए। देखिए, दो चीजें हैं ना, शाम में रोशन तो है पर सुहानी नहीं। शाम को रोशन कीजिए पर उसका सुहानापन मत खींचिए, मत समाप्त कीजिए। आप विकास, आपको तो मौका मिल गया घुसने का। नहीं, घुसने का नहीं, जो सच है वही तो बोला जा रहा है। आप ये बताइए, वो बंद गलियां, गोविंद जी डोंट, आप इंटरप्ट ना करें। गोविंद जी की बात, गोविंद जी इंटरप्ट ना करें प्लीज। वो गलियां जहां राधा रानी का प्रयाण होता था, वो बंद गलियां जहां पे होली खेली जाती है, वो गलियां समाप्त हो जाएंगी तो क्या बचेगा? रसखाने की होली समाप्त हो जाए तो। और सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, भव्य राम मंदिर बने। स्वागत, कुछ खत्म नहीं होने जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, मत परिवर्तन करिए भाई। साहब तो कह दिया कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आप जड़ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जड़ रहिए, लेकिन मानो अब यही हाल है। ये अब इनकी बारी में सुन रहा था। आलोक जी कृपया आप संयम बरतें और दीपक मिश्रा की बात सुनिए। दीपक जी बोलिए आप। दीपक जी कंटिन्यू। सबसे बड़ी बात यह है मान्यवर, भव्य मंदिर राम का बने सब चाहते थे। लोहिया रामायण मेला लगाते थे, गांधी रामराज की बात करते थे, लेकिन रामत्व तो जिंदा रहे। लेकिन रामत्व तो ना रामत्व का हनन ना हो, रामत्व का हनन ना हो, कृष्ण भक्त रसखान की अवमानना ना हो। क्या हमारे देश में अशफाकुल्ला खान की शहादत से अर्जित आजादी में मुसलमानों का त्योहार वर्ज्य हो जाएगा? मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है। मैं फिर गौरांग दास जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, आप कुछ कहना चाहते थे। की भी रक्षा करें। धन्यवाद दीपक जी, शुक्रिया के साथ। अब जरा गौरांग जी की बात, उसी श्रद्धा के साथ वो ईद की। बहुत शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद जी। गौरांग जी आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी देखिए, मैं इसमें आपको एक सुझाव है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि क्या आप सरकार के विपरीत जाएंगे। सरकार के विपरीत जाने की बात यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। हमारे एक एक वोट जो सरकार के लिए कीमती है, तो हमारा एक एक मन का भाव भी सरकार के लिए कीमती है। हम कॉरिडोर के खिलाफ नहीं है, ना ही हमारा ये है कि कोई व्यापारी कोई कार्य हो या फिर व्यापार का कुछ ऐसा जो रुझाव है वो नहीं है। यहाँ आस्था और भाव की बात है। जैसे कि एक गलियां जो अगर टूट जाए उनके लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो गलियां बहुत मायने रखती है। हमारे लिए वो भाव और वो ही चीज है, क्योंकि इसी ही भाव और इसी प्रेम से हमने ठाकुर जी को देखा है कि इसी गलियों में से ठाकुर जी अपना विहार करते हुए निकले हैं। पर रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि पौराणिकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्या इनकी बात? लेकिन अगर आप मैप देखते हैं तो मैप के अंदर तो छेड़छाड़ है। गोविंद जी प्लीज वेट। गोविंद जी उत्तेजित ना हो, हम लोग गौरांग जी अपनी बात रख रहे हैं। गोविंद जी कृपया संयम बरतें। गौरांग जी आप बोलिए। देखिए, आप मैप को भी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो उसमें गलियों के अंदर भी छेड़छाड़ हुई है, और हमारा केवल वो भाव है कि देखिए, ब्रजवासी वल्लभ जीवन प्राण आधार, इनको ना वितारिए तो नंद बाबा की आन। अब जब राम किशन की बात अगर आ रही है, और राम किशन के अंदर भी स्वयं श्री कृष्ण ने अगर यदि बात कही कि ब्रजवासी मेरे जीवन के प्राण हैं, तो हमें उनकी भी बात को सुनना है। तो वो राजनीतिक एक अलग है और धर्म एक अलग है। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रजवासियों को कोई उजाड़ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है? नहीं, उजाड़ने की बात नहीं है, लेकिन धरोहर जो आप बोल रहे हैं कि धरोहर को हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो मैप में जो हमें साफ साफ दिख रहा है तो वो तो छिड़ावा दिख रहा है। हमारा केवल हम गवर्नमेंट के, हम सरकार के बिल्कुल भी विपरीत नहीं है कि सरकार को बनाना चाहिए। अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं विशेष किसी प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं कि कुछ ऐसा हो जिसके अंदर जो धरोहर है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं हो, और ब्रजवासियों के भाव के साथ में छेड़छाड़। ओके, सुधा मिश्रा जी जो है
उन्हीं के ही भाव से ब्रज है, अगर उनके भाव को अगर छेड़ दिया जाएगा तो ब्रज कहाँ रहेगा? ये डिबेट में तो एक नई किस्म की प्रॉब्लम निकल के सामने आ गई। सुधा मिश्रा जी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? आप लोग भी अपोजिशन वाले हैं, कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, मैं 2 मिनट मैं तो सोचा था कि ये लोग थोड़ा मतलब आज बड़ा करतल ध्वनि से हर्ष करेंगे, लेकिन ब्रजेश जी ये तो इशू कुछ और ही रेज कर रहे हैं। अभी हमारे आलोक भाई जो बोल रहे थे परंपरागत, उन्होंने विरोधी की बात की, लेकिन ये भूल गए कि हमें अपने देश की परंपरागत चीजों को कैसे सजो के रखना है। जो बातें हो रही हैं, जिन बातों का बनारस में ख्याल नहीं रखा गया, अयोध्या में नहीं रखा गया, ये हम सब जानते हैं। उसके लिए वोकल होने की जरूरत है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मेरे कृष्ण कण कण में है, आप उनकी गलियों के साथ अगर उसको आधुनिक रूप सज्जा दे देंगे तो क्या वो ब्रजधाम रहेगा? अगर वहां के लोग, आदरणीय हमारे गौरांग जी ने जो बातें कही थी कि कुंज गलियों में जो मानवता का पाठ दिखाता है, मानवता का पाठ क्या हुआ कि पशु पक्षी जो पक्षियों का वहां पे बसेरा है आप उजाड़ दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सब खत्म कर रहे हैं। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, दिखाना है। और बार बार अभी हमारे जब वहां पे बात हुई थी कि आगरा में पर्यटक ज्यादा आते हैं, और ये बार बार कर रहे हैं कि वहां पे अब ये नहीं होता है, लोग ताज नहीं देखते हैं। क्या ताज देखने पे मनाही भी है क्या मुस्लिमों को अपने धर्म की आजादी छीनने की बात हो रही है क्या? वृंदावन जाए मैडम, नहीं तो निकलने का रास्ता नहीं पाएंगे। मैं इतने लोग आते हैं वृंदावन। नहीं रिकॉर्ड तो आप उस चीज को वैसे ही कहीं और कर दीजिए ना। क्यों हमारे कृष्ण के रूप रंग और जो उनका सौहार्द और जो रूप है उसको वहीं पे क्यों करना है? अलग से करिए ना, किसने मना किया है? थोड़ा समय का अभाव है। आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड। इन लोगों को डाउट है कि आपने कोई मैप वगैरह बना रखा है जिसकी वजह से मूल स्वरूप में कोई छेड़छाड़ हो रही है। देखिए ब्रजेश जी, अगर ये लोग पक्ष न्यायपालिका के पास गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका इस पर न्याय करके ही निर्णय देगा। कोई मंशा नहीं है कोई स्वरूप बिगाड़ने की या कहीं पे कुछ की। लेकिन आप भी जानते हैं ब्रजेश जी, वृंदावन की स्थिति क्या है, वहाँ पर कितना ज़्यादा दर्शनार्थी आ रहे हैं। उनकी मूल सुविधाओं के बारे में भी चिंता करना सरकार का कर्तव्य है। हमने अन्य जगहों पर भी विकसित किया है और हम जनता की आवश्यकताओं के आधार पर वहाँ के मूल निवासियों के मशवरे पे ही कोई काम करेंगे। कौन से नक्शे की बात कर रहे हैं, कौन सी गलियाँ गायब हो रही है, अभी ये सब हवा में है। अभी ऐसा कोई निर्णय मुझे नहीं लगता कि लिया गया। अगला 10 सेकंड गोविंद खंडवाल जी को। आप आलोक अवस्थी के एश्योरेंस से जो इन्होंने आश्वासन अभी लाइव पे दिया है, आप संतुष्ट हैं? आपका जो प्रतिनिधि मंडल हो, वो जो लोग बागी हैं इस कोर्ट के केस में, इंप्लीमेंट में, जिन्होंने अपनी इंप्लीमेंट लगाई हुई है, उनके लोगों से बात करें और समझिए उस चीज को। क्योंकि जो नक्शा आप लोगों ने लगाया हुआ है, सरकार ने लगाया हुआ है, वो बिल्कुल गलत है और उससे तो बहुत शुक्रिया, क्या पूरे वृंदावन का विनाश ही होगा। बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।